मुझे 4 दिन पहले चेतन जी का फोन आया कि ईश्वर जी आपको आदिलाबाद में आना है। जैसे ही मैंने आदिलाबाद की बात सुनी तो मुझे निर्मल भी याद आया। एक नमक हराम अन्न हमारा खाता है, सब कुछ हमारा लेता है और हमें ही मारने की बात करता है। मैंने तुरंत कह दिया ठीक है, मैं आदिलाबाद में जरूर आऊंगा। हमें जिसने बोला हम 25 करोड़ हैं और पुलिस के बारे में भी व्याख्यान किया, नपुंसक पुलिस, इन्हें जिनसे देश की सुरक्षा होती है ऐसे ही पुलिस को भी नपुंसक पुलिस करा दिया। और 15 मिनट अगर पुलिस हटा लो तो 25 करोड़ मुसलमान इस देश में मौज करने वाले 100 करोड़ नपुंसक इन्हें, उसको पता नहीं है हमारे में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है। जिनके बारे में हम बोलते हैं काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होते सब हिंदुओं की सुन्नत होती। अरे किनको कह रहा है? नपुंसक हिंदू। मैं तुझे वो गीत भी याद रहा, देखो ये है राजपुताना नासिक से तलवारों पे, ये प्रताप का वतन खिला है आजादी के नारों पे। इसकी पंक्ति आगे की, देखो मुल्क मराठों का ये जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोड़ा था, हर सर्रे पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला। इसको बोल रहा है तू नपुंसक। हमारे धरती पर रहता है, हमारा अन्न खाता है, हमें ही समाप्त करने की बात कहता है। क्या है इनकी मानसिकता? कौन है ये लोग? क्या है इनका इतिहास? हम हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। हमारे धरती के ऊपर हमें ललकारते हैं, हमारे जमीन के ऊपर खड़े होकर के हमें समाप्त करने की बात करते हैं। आखिर इनके खून में ये विचार आया था? किसने ये विष बोया उनमें? अरे पाकिस्तान में आपने 16% हिंदुओं को समाप्त कर दिया, आपकी संख्या बढ़ गई। क्या 16% हिंदू आज 1.5% हिंदू बनकर के रहा है। वहां पर हमारे बहनों की शादियां बाल विवाह में होती हैं, क्योंकि हमारे बहनें वहां पर बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा वातावरण पाकिस्तान में निर्माण किया है। कौन सी मानसिकता है? आजादी के बाद में 16% हिंदू समाज समाप्त कर दिया गया। 47 में सिंध, कराची, लाहौर, पेशावर के अंदर हिंदुओं पर रक्त बहाया गया। यही मानसिकता आज जो निर्मल जैसे शहरों में बोल रही है, वही मानसिकता ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर लहूलुहान किया। इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। आज भी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदू अपने परिवार छोड़ करके आ रहे हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं अपने परिवारों को छोड़ करके। कैसी परिस्थिति बांग्लादेश में निर्माण हो रही है? 22% हिंदू समाज कहां गया? बांग्लादेश जब बना तो 22% हिंदू समाज था। 22% हिंदू समाज में से आज केवल 8%
प्रतिशत हिंदू समाज बच पाया। कहां गया? यही ऐसे नमक हरामों की मानसिकता ने हमारे हिंदू समाज को समाप्त किया है। बलूचिस्तान में कहां गया हमारा समाज? और 47 से 48 के बीच में भी हमारे पास यही होने वाला था। जैसे ही भारत की आजादी का नारा, भारत आजाद हुआ, यहां पर से नारे लगने लगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रहेंगे, हमें पाक धरती चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, नारे लगने लगे। यहां पर भी नारे लगे थे, हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यही है ना, यमायम, और उसने एक शब्द जोड़ा, AI उसके सामने लगाया है, आज इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। ये आज का संगठन नहीं है। भारत के आजादी के लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उसदेव, बलवंत फड़के, चापेकर, बंधु, न जाने कितने हमारे क्रांतिकारी ब्रिटिशों के आतंक से भारत को मुक्त कराने के लिए शहादत पर जाते रहे, और एक तरफ एक तबका उठ करके खड़ा हो गया और भारत में अलग अलग राष्ट्र बनाने की, धर्म आधारित राष्ट्र बनाने की नींव रख करके इंडियन मुस्लिम लीग बना। इंडियन मुस्लिम लीग, उत्तर में इंडियन मुस्लिम लीग बना। हमें यह समझना है, इनके घर का कुत्ता भी भारत की आजादी के लिए नहीं मरा बंधुओं। अगर इस देश के लिए शहादत अगर किसी ने दी है तो हमने शहादत दी है। अगर भारत मां के लिए रक्त अगर किसी ने बहाया, हमने रक्त बहाया है, क्योंकि हमारी धरा रही है पुण्य धरा, भारत मां हमारी नहीं है। जैसे ही आजाद हो, आजादी का डंका सारे भारत में अंग्रेज चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को लगा जिस सेना के ऊपर हमने भारत पर शासन किया वो सेना हमारे हाथ में नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना बना करके रंगून से अंग्रेजों को सवाल किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं दिल्ली आ रहा हूं, और भारत के जवानों को कहा तो मुझे खून दे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों को लगा अरे जिस धरती पर हमने यहां की सेना को माध्यम बना करके जिस भूमि पर हमने शासन किया, आज वो सेना हमारे हाथ में नहीं है। ये शांति पाठ से देश छोड़ करके नहीं गए, ये यहां पर होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के कारण भारत छोड़ करके भागे अंग्रेज। कहा जाता है शांति के माध्यम से आजादी मिली, शांति के माध्यम से कुछ भी मिलता नहीं है। शांति से क्या मिलता है? आज भी मैं वो शहीद की याद, बार बार शहीद की याद करता हूं, जब 21-22 साल की उम्र में जिसको फांसी होती है भगत, उसको मां मिलने के लिए आती है। 17 साल 21-22 साल का 23 साल का लड़का भगत, किस मां को वेदना नहीं होती, किस मां को तकलीफ नहीं होती, फांसी पर चढ़ने वाला है। भगत के सामने मां बैठती है, उस मां की आंखों से आंसू निकलते हैं। भगत अपनी मां की ओर देखता है और मां के आंखों से निकल रहे आंसुओं की ओर देखता है और मां से प्रश्न पूछता है, मां तेरा भगत फांसी पर चढ़ रहा है, तेरा भगत मर रहा है, इसलिए तुम रो रही हो? उस मां ने क्या उत्तर दिया? उस मां ने कहा, भगत तो फांसी पर चढ़ रहा है इसलिए मैं नहीं रो रही, मैं अपने कोप के ऊपर रो रही कि मुझे एक भगत सिंह पैदा हुआ, 10वीं भगत सिंह पैदा होते तो भारत माता की आजादी के लिए उनको भी फांसी के तख्ते पर भेजती। मां जिजाऊ ने भी यही पाठ पढ़ाया था ना शिवाजी महाराज को, हिंदवी स्वराज का पद यही पढ़ाया था ना। अरे एक तरफ शहादत की लड़ाई और दूसरी तरफ बनने लगे अलग राष्ट्र। अरे भारत स्वतंत्र हो जाएगा, हमें राष्ट्र बनाना है, हमारे लिए अलग धरती चाहिए, खड़े हो गए, लड़ाई दूर, अलग राष्ट्र की मांग करने वाले लोग उत्तर में इंडियन मुस्लिम लीग बनाया और
1927 में, डेट नोट करिए, 1927 में यहां का निजाम मीर उस्मान अली पाशा ने, यहां का निजाम मीर उस्मान अली पाशा ने नवाज खान किलेदार के माध्यम से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन का निर्माण किया इस भाग को दक्षिण पाकिस्तान बनाने के लिए। इतिहास में हमको थोड़ा जानने की आवश्यकता है। 1927 में, और इसके पूरे साक्षी रहे उस समय के दारुल उलेमा, उस समय के उलेमा, और वो संस्था अलग पाकिस्तान, अलग दक्षिण पाकिस्तान की मांग को लेकर के बनी थी। भाइयों, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। ये आज का एमआईएम नहीं है, ये भड़वा आज नहीं बोल रहा है। 1927 में जब यह संगठन बनाया तो 1936 में इसका अध्यक्ष बना बहादुर यार जंग। 1936 में डेट के साथ नोट करिए, 1936 में बहादुर यार जंग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन का अध्यक्ष बना, और 26 दिसंबर 1943 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की बैठक बुलाई लाहौर के अंदर, और उस लाहौर के जनसभा में, इस्लामी जनसभा में, पाकिस्तान बनाने वाले उस जाहिर सभा में इसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन का बहादुर यार जंग पहला ऐसा आदमी था जिसने प्रत्येक पाकिस्तान की बात रखी, और 3 पाकिस्तान मांगे गए, एक पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक दक्षिण पाकिस्तान। जहां पर हम वास करते हैं, आप भी वास करते हैं और मैं भी वास करता हूं, क्योंकि इसके 3 भाग बने हैं। मैं हैदराबाद कर्नाटक का वासी हूं, आप तेलंगाना के हैं, और थोड़ा सा प्रदेश मराठवाड़ा में गया है। और 47 में जब आजाद हुआ, अमाज की रात में भारत माता का विभाजन हुआ, भारत माता के टुकड़े कर दिए गए, सारा देश सोया, लहूलुहान हुआ सिंध, कराची, पेशावर, और सुबह में पटाखे मिठाई बांटने लगे यहां के आजादी के दीवाने, जिन्होंने केवल अनशन बना करके राजनीति का लाभ लिया। और उसी समय 47 में जैसे पूर्व पश्चिम पाकिस्तान बना, वैसे ही दक्षिण पाकिस्तान की मांग रखी इसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन ने। उस समय में इसका नेता था कासिम रजवी, आपने नाम शायद सुना होगा, कासिम रजवी, जिसने उस समय में 1,50,000 रजाकार सेना का निर्माण किया। नारे लगे, बमन को काटो, बनियान को लूटो, आपस में बांटो, आजाद हमारा पाकिस्तान के नारे हमारे गलियारों में लगाए ना, हमारे गलियारों में लगाए। कितना निर्मम व्यवहार हुआ, कैसे कैसे गांव जलाए गए। अरे आज भी हमें वो वीरों के ऊपर गर्व होता है। स्वामी रामानंद तीर्थ, जिन्होंने निजाम के सवाल को स्वीकार किया, कासिम रजवी के सवाल को स्वीकार किया, तेरे जैसे 10 निजाम भी पैदा हो गए तो इस धरती को पाकिस्तान हम बनने नहीं देंगे। पंडित नरेंद्र जी, जिनके पैरों को घोड़े को जो नाल मारी जाती है, उस नाल, वही नाल को पंडित नरेंद्र जी के पैरों में मारा था ना। 14 सितंबर 1948 इस देश में, इस भाग में घोषणा की गई, एक साथ जुमे की नमाज अदा करनी है और एक साथ हिंदुओं का कत्लेआम करना है। न रहेगा हिंदू तो कहां से बनेगा हिंदुस्तान, न रहेगा हिंदू तो कहां से बनेगा हिंदुस्तान।
भाइयों, इनको पता नहीं था इनका बाप है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता है ना क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? निजाम को घुटने पर खड़े होकर के अपने रुमाल को सरदार पटेल भाई के चरणों में रखना पड़ा। आजाद हुआ भारत, विलय हुआ भारत में हमारा भारत, और कासिम रजवी को पकड़ करके जेल में ठोस दिया गया। कासिम रजवी को सरदार पटेल जी ने हैदराबाद के जेल में ठोस दिया और इस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को बयान किया। 1956 तक ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन बयान रहा और 56 में कासिम रजवी ने भारत सरकार से कहा, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। उस समय में भारत सरकार ने उसको 48 घंटे का समय देकर के कहा, तुम 48 घंटे में पाकिस्तान चले जाना है। जब कासिम रजवी बाहर आए तो एमआईएम को किसको सौंपा जाए? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को किसको सौंपा जाए? और उन कासिम रजवी ने वहाबुद्दीन ओवैसी उनको बुला करके कहा कि ये एमआईएम को तुम संभालो, एमआईएम को तुम संभालो, और एमआईएम को उसको दे दिया। और 77 तक 1977 तक उस एमआईएम को वहीदुद्दीन ओवैसी ने संभाला, और जब वो बूढ़ा हो गया तो उस संगठन को अपने बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के हाथ में दे दिया। कौन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी? शायद आपको सभी को पता है। कैसे कैसे पार्लियामेंट में बोलता, कैसे कैसे हिंदू समाज के बारे में बोलता, इस देश के बारे में बोलता, आप सभी को पता है। वो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी कारपोरेटर बना, एमएलए बना, पार्लियामेंटेरियन बना। जब वो बूढ़ा हो गया तो यह संगठन को उसने उसके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी, जो आज का एमपी है, उसके हाथ में संगठन को सौंप दिया। कौन है ये असदुद्दीन ओवैसी? आपने पार्लियामेंट में उसका भाषण सुना होगा। असम के बारे में बोलते हुए उसने कहा, असम के कोकराझार एरिया में अगर अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा अगर भारत सरकार नहीं कर सकते तो अनेक विभाजन के लिए तैयार होना पड़ेगा, अनेक विभाजन के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस प्रकार का नमक हराम बयान जैसे मोहम्मद अली जिन्ना बोला, वैसे इसने हमारे पार्लियामेंट में बोला। असम के समय में क्या क्या बोलता है, और पार्लियामेंट में बोलता है, और 7 दिन के अंदर मुंबई के अंदर 50-60 हजार आतंकी मुसलमान रास्ते पर उतर जाते हैं और आजाद मैदान के अंदर जाकर के वहां पर के वीरों के शहादत के स्मारक को बूट से मार करके गिराते हैं। एक ऐसी मानसिकता है इनकी। अरे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके नाम के ऊपर शहीदी स्मारक बनाया, उसको लात से मार करके गिराते हैं भाइयों, लात से मार करके गिराते हैं। और उनका छोटा भाई नमक हराम अकबर हमारे पूरों को ही खत्म करने की बात करता है। उस समय में बीदर में एक जनसभा लगी थी। मैंने कहा था कि आज तू के हिंदुओं को समाप्त कर देगा, तेरे पास हिम्मत है तो एक बार बीदर के धरती पर कदम रख करके बता दे हिंदू क्या होता है, बताएं। ये मानसिकता है उनकी, इनका इतिहास है। यही इतिहास के आधार के ऊपर भारत में काम हो रहे हैं। देखिए भाइयों, जिस दिन उसको बंदी बनाने के लिए होता है वो दुबई में रहता है, बाहर देश में रहता है, भारत में आता है उसको बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाने के
कुछ ही दिनों के अंदर भारत के सरहद के ऊपर हमारे दो जवानों के शवछेद किए जाते हैं। हेमराज उस्मानगढ़ सिंह नाम के दो हमारे सिपाहियों के सिर को पाकिस्तानी लोग उठा करके ले जाते हैं। ये क्या संबंध है? आज हमें डट करके खड़ा होकर के भारत सरकार के सामने हमें सवाल रखने की आवश्यकता है। ये जो परिवार है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यह परिवार का आतंकवादियों के साथ में संबंध है। इसकी न्यायिक जांच करने की आवश्यकता है। हमें डट करके हमें सरकार के सामने या अपने विचार रखने की आवश्यकता है। भाइयों, देश संकट में है। ऐसे ही ताकतें हमारे देश को खोखला कर रही हैं। कई हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। एक तरफ से आतंकी हमला होता है हमारे ऊपर, कई हिंदुओं का कत्लेआम होता है मुंबई के बम धमाके के अंदर और हैदराबाद के बम धमाकों के अंदर, और हमारी बहनों को प्यार के जाल में फंसा करके, अभी बताया ना, प्यार के जाल में हमारे बहनों को फंसा करके उनको ले जाया जाता है, जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है। एक तरफा नहीं, चारों तरफ से हमारे समाज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम सो गए, हिंदू समाज अगर सो गया, तो जैसा पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत हुई और जैसे बलूचिस्तान में हिंदुओं की हालत हुई, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत हो रही है, वही हालत हमारी होने वाली है। वही हालत हमारी होने वाली है। जात मत पंथ छोड़िए, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, इसको छोड़िए। अपने घर में आपकी जो जाति हो, आप जाति बोलिए। जब दरवाजे से हम कदम बाहर निकालते हैं तो सीधा ठोक करके बोलिए हम हिंदू हैं। जब तक हमारी माताएं, हमारी बहनें सीधा ठोक करके हम हिंदू हैं नहीं बोलेंगे, तब तक ऐसे गद्दार, ऐसे नमक हराम हमारे विरुद्ध में बोलते रहेंगे। जिस दिन हम सीना ठोक करके बोलेंगे, उस दिन ये चूहों की तरह बिल में जाकर के छुप जाएंगे। ताकत का परिचय करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं हूं, जैसे ही मुझे चेतन जी ने कहा आदिलाबाद में, ठाकुर जी आप कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आदिलाबाद में आऊंगा और इनका इतिहास हमारे समाज को बताने का प्रयास करूंगा। मैं कोई खोखला इतिहास नहीं बोल रहा, इनका जीवन इतिहास हमारे पास। ये कभी देश के नहीं हो सकते, ये कभी देश के अभिमानी हो नहीं सकते। निश्चित रूप से पुनः एक बार यहां पर अलगाव पैदा करने का प्रयास हो रहा है।